हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, इम्यूनिटी का डेफिनेशन, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट डिस्कस किया था डिटेल में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। हमने क्लासिफाई किया था इम्यूनिटी को टू पार्ट में, कौन कौन से, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को और क्या बोला था, नेचुरल इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या बोला था, अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड करते हैं, हम बर्थ के बाद एक्वायर्ड करते हैं, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं इनेट इम्यूनिटी क्या है, बाय बर्थ हमारे पास होती है, वो इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल में भी टू पार्ट थे, फर्दर क्लासिफाई किया तो एक्टिव एंड पैसिव, वहीं आर्टिफिशियल में भी एक्टिव एंड पैसिव। तो आज हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि लाइफ टाइम जैसे जैसे एक्सपोजर होता जाएगा पैथोजन से, वो एक्वायर्ड करते जाएंगे ह्यूमन। दिस हैज टू कंपोनेंट, की इसके दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल। कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब प्लाज्मा। हमारी बॉडी में फ्लूइड में क्या इंक्लूड है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ब्लड सेल्स नहीं होगी, ओनली फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेनली कौन सी, गामा ग्लोब्यूलिन्स इसमें इन्वॉल्व होगी। गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडी बनती है ना, इसीलिए गामा ग्लोब्यूलिन, प्लाज्मा प्रोटीन गामा ग्लोब्यूलिन ह्यूमरल इम्यूनिटी में इंक्लूड है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट। हम आगे इस टॉपिक के बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी का डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए टी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं और इसे बी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को टू पार्ट में क्लासिफाई किया है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट विथ पैथोजन। कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम किसी भी पैथोजन से कॉन्टेक्ट में आएंगे, कोई सी इन्फेक्शन होगा, किसी भी डायरेक्ट पैथोजन से कांटेक्ट में आएंगे, तब हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं पैसिव में क्या हो रहा है, पैसिव मैटरनल एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू ए प्लेसेंटा। कि मदर से डायरेक्ट बच्चे को, फीटस को एंटीबॉडीज मिल रही है, कौन सी मिलती है, प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडीज फीटस में जाती है, IgG, और मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से IgA। तो उस तरह की इम्यूनिटी, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है ह्यूमन बॉडी को, ये ध्यान रखना है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा एंटीजन काम में आएगा वर्ड, और पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जा रही है, कोई बॉडी को एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल जा रही है, उस तरह की एंटीबॉडी को पैसिव बोलते हैं। इसमें IgG, IgA, जैसे कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क को, तो उससे IgA मिल रही है, और IgG प्लेसेंटा को थ्रू मिल रही है, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है, तो वो पैसिव तरह की है। लेकिन इसमें इन्फेक्शन होगा, फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो एक्टिव तरह की होगी। लेकिन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, आर्टिफिशियली हम वैक्सीन देंगे, वैक्सीन में भी क्या होगा, एक वीक फॉर्म या फिर एटीन्यूटेड फॉर्म होगी किसी भी पैथोजन की, जिससे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, एक्टिव तरीके से बनाएगी, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं पैसिव में क्या होगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस टू योर बॉडी, कि पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एंटीस्नेक वेनम होता है,
स्नेक बाइट करता है तब एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और रेबीज में भी हम पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करते हैं, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। उसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी का भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है रेबीज के अंदर। अब हम नेचुरल इम्यूनिटी को देख लेते हैं क्या है। An infection is an example of acquired natural immunity is an active as your body need to work to produce a necessary antibodies, कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है। एक्टिव में तो हमें वर्क करना पड़ेगा हमारी बॉडी को, उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। वहीं क्या होगा, वेन ए मदर ब्रेस्ट फीड हर बेबी सी फास्ट एंटीबॉडीज टू इट, कि ब्रेस्ट फीड कराएगी मदर से तो वो उसके मिल्क में जो एंटीबॉडी होगी कौन सी होती है, IgA, तो वो उस बच्चे को एंटीबॉडी, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है तो वो होगी पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज वे ऑफ एक्वायरिंग पैसिव इम्यूनिटी एज इट वे टू गेनिंग एंटीबॉडीज विदाउट द इम्यून सिस्टम हैव टू प्रोड्यूस देम, कि इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज मिल रही है तो उसे पैसिव बोलेंगे। द थिक येलोइश मिल्क, थिक येलोइश मिल्क यानी कोलेस्ट्रम, that is produced for first few days after birth is particularly rich in antibodies, कि आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद जो भी फर्स्ट मिल्क कुछ दिन के लिए येलोइश, थिक येलोइश मिल्क होता है जिसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडी रिच होता है, जिससे बच्चे को एंटीबॉडी डायरेक्ट पैसिव तरीके से मिल रही है, नेचुरल पैसिव एंटीबॉडीज। फिर है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। An alternative to natural immunity develop is to give vaccination, artificial immunity, कि हम वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और इसमें आर्टिफिशियल में भी ये एक्टिव, अगर वैक्सीनेशन से करवा रहे हैं तो वो एक्टिव होगा। एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, की एंटीजन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। दिस में बी इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, की इनएक्टिवेटेड जिसमें पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस करने यानी डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है वो, ऐसे इनएक्टिवेटेड हम पैथोजन का यूज करेंगे। और एटीन्यूटेड, नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं होगा। वायरसेस विच वुड प्रमोट एक्टिव इम्यूनिटी, कि फिर उससे हमारे अंदर एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। और द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन विच वुड प्रोमोट पैसिव इम्यूनिटी, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका एग्जाम्पल है। कंपेरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, प्रोड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, कि एक्टिवली होस्ट के इम्यून सिस्टम में ये प्रोड्यूस हो रही है। रिसीव पैसिवली नो एक्टिव होस्ट पार्टिसिपेट, कि एक्टिव होस्ट का कोई इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जा रही है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। इंड्यूस बाय इन्फेक्शन और बाय इम्यूनाइजेशन, कि इन्फेक्शन के थ्रू इंड्यूस हो सकता है, इन्फेक्शन के थ्रू होगा तो वो नेचुरल में आएगा, और इम्यूनाइजेशन के थ्रू होगा तो वो आर्टिफिशियल में आएगा। रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड, की रेडीमेड एंटीबॉडी नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इम्यूनिटी इफेक्टिव ओनली आफ्टर लेग पीरियड, लेग पीरियड के बाद ये एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव हो गई। लेग पीरियड क्या होगा, हमारी बॉडी में जैसे पैथोजन एंटर करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पहले वो एंटीबॉडी बनाएगा फिर रिस्पॉन्स करेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो ये उसमें लेग पीरियड है बोलेंगे। उस जो टाइम लग रहा है एक्शन करने से पहले उसे बोलेंगे लेग पीरियड। तो इसमें लेग पीरियड होता है एक्टिव इम्यूनिटी में, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में किसी प्रकार का लेग पीरियड नहीं होता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, कि लेग पीरियड में क्या होता है, एंटीबॉडीज का जनरेशन होता है और इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स बनती है। इमीडिएट इम्यूनिटी, ये इमीडिएट एक्शन करती है। डेवलप स्लोली एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग, कि ये स्लोली डेवलप होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है। रिलेटिवली फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड, कि ये रिलेटिवली फास्ट होती है लेकिन शॉर्ट कुछ समय के लिए ही होती है। ए बूस्टर डोज इफ रिक्वायर्ड कैन बी गिव टू गिवन ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी,
कि ये हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ए बूस्टर डोज ऑल्सो डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग इट फॉर लॉन्ग, कि इसे लंबे समय तक हम इम्यूनिटी एक्वायर्ड नहीं कर सकते। ये लाइफ लॉन्ग होता है लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता। प्रिवेंट्स ए डिजीज एंड इट इज एडमिनिस्टर बिफोर इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन से पहले एडमिनिस्टर करना होगा, तभी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, और इन्फेक्शन के टाइम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, मेमोरी सेल्स होगी, तो हमारी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। इम्यूनाइजेशन में ऐसे होता है कि पहले ही हम प्रिकॉशनरी रूप में, यानी पहले ही डिजीज होने से पहले ही उसे, इन्फेक्शन या डिजीज होने से पहले ही हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। डेवलप आफ्टर द सब्जेक्ट हैज बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन होने के बाद हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। हमारी बॉडी को अब टाइम नहीं है कि हम बनाए एंटीबॉडी हमारी बॉडी को, इसलिए हम डायरेक्ट एंटीबॉडी ही दे देते हैं। गिव इन लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, कि लंबे समय तक अगर हमें किसी डिजीज को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी का। गिव इन शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस एंड थेरेपेटिकली, कि इलाज के रूप में देते हैं इसमें डायरेक्ट। एंटीजेंस आर एडमिनिस्टर, तो इसमें एंटीजेंस एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्टर्ड, इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही एडमिनिस्टर की जा रही है। नेगेटिव फेज में आकर, और इसमें नेगेटिव फेज नहीं आएगी। नेगेटिव फेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी हम जैसे वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जैसे फीवर आता है किसी में वैक्सीन देते हैं तब उसके अगेंस्ट, तो उसे नेगेटिव फेज बोलते हैं। लेकिन इसमें किसी तरह का कोई भी नेगेटिव फेज नहीं आती है। इसमें हमारी बॉडी में वैक्सीन देते हैं तब कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा तो उसे नेगेटिव फेज बोलते हैं। नो एप्लीकेबल इन इम्यूनोडिफिशियंट, कि इम्यूनोडिफिशियंट यानी जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, इम्यूनिटी उसमें कम है, तो उस ऑर्गेनिज्म में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। हम एंटीजन तो दे देंगे तो वो उसके अगेंस्ट डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं होगा। एप्लीकेबल इन इम्यून डिफिशियंट, इम्यून डिफिशियंट के लिए पैसिव इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है, कि उसमें इम्यून सिस्टम को कोई वर्क ही नहीं करना है, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है, लेकिन इसमें इम्यून सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा। अगर हम एटीन्यूटेड फॉर्म देंगे तो भी डिजीज होने के चांसेस रहेंगे इम्यून डिफिशियंट ह्यूमन में। अब हम देखेंगे सेल मीडिएट इम्यूनिटी। हम हिस्टोरिकली इम्यून सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में जैसे नेम से क्लियर है कि उसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में ह्यूमर मीन्स फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होगा। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए। वही ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टी और बी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन तो बोन मेरो में होगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन किस में होगा? थाइमस में। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी बोन मेरो में होगा, प्रोडक्शन भी बोन मेरो में होगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मेरो में होगा, लेकिन इसका मैच्योरेशन किस में होगा? थाइमस। टी से ध्यान रखना है, थाइमस, और मैच्योरेशन थाइमस में होगा लेकिन प्रोडक्शन बोन मेरो में होगा। ये डिफरेंस है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में। सेलुलर इम्यूनिटी में क्या है? सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, हमारी बॉडी में जो सेल्स है डिफेंस का काम करती है इम्यूनिटी का, वो वाली सेल्स इन्वॉल्व होगी, वो उसमें बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल मीडिएट इम्यूनिटी। वही ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। एंटीबॉडीज किस में बनेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में ये डिफरेंस है। अभी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे समझ आ जाएगा। सेल मीडिएट इम्यूनिटी इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। ये वर्ड ध्यान रखना है कि इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, और क्या इन्वॉल्व नहीं है? और कॉम्प्लीमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट और से एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है। वर्ड ये आपको ध्यान रखना है कि सेल मीडिएट में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है। क्या इन्वॉल्व है? बट इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होंगी, नेचुरल किलर सेल्स, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन।
ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो कि दूसरी सेल्स को बताने के लिए कि पैथोजन है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करो, इसलिए साइटोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हिस्टोरिकली इम्यून सिस्टम वॉज सेपरेटेड इनटू 2 ब्रांचेस, कि हिस्टोरिकली इम्यून सिस्टम को 2 ब्रांचेस में सेपरेट किया। कौन कौन से? सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, for which the protective function of immunization was associated with cell। कि cellular immunity इसमें क्या होगा? function of immunization with associated with cells। CD4 cells and helper T cells provide a protection against different pathogens। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होगी? CD4 cells and helper T cells, और भी कई सेल्स हैं। एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा? फॉर विच प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन कुड बी फाउंड इन द ह्यूमर। प्रोटेक्टिव फंक्शन ह्यूमर में होगा। ह्यूमर क्या होता है? सेल फ्री बॉडी फ्लूइड एंड सीरम, कि सेल फ्री जिसमें ब्लड सेल्स ये नहीं होंगे, कोई भी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। फ्लूइड क्या है, सेल्स में डिफरेंस क्या है हमारी बॉडी में, ये आपको पता होने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड को आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी में? 55%, और ब्लड कितना होगा? 45%। तो ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स 45%। तो ब्लड सेल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। वही प्लाज्मा में 92% तो होता है वाटर। कितना परसेंट? 92%। 8% है, 8% में भी 7% हो गए हमारी बॉडी के प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, और 1% क्या है? साल्ट्स वगैरह 1% है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आएंगे प्लाज्मा प्रोटीन, 7% में इन्वॉल्व होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कौन सी ये प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व है। हमारे इम्यून सिस्टम में गामा ग्लोब्यूलिन्स, ह्यूमरल में काम आएगा, ये सब ह्यूमरल में इन्वॉल्व होंगे, गामा ग्लोब्यूलिन्स वगैरह। कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में गामा ग्लोब्यूलिन्स, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन बताइए? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन में मेनली हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लोटिंग में इन्वॉल्वमेंट है इसका। ग्लोब्यूलिन को फर्दर डिवाइड किया गया है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन। तो हमारे इम्यून सिस्टम में गामा ग्लोब्यूलिन्स का रोल है, जिससे आगे एंटीबॉडीज बनती है गामा ग्लोब्यूलिन से। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हमारा इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये हमारी खुद की बॉडी की सेल्स है और ये कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल्स है? इस तरह से पता चलता है। अगर सेल, हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होगी उसमें क्या होगा? 2 ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे। एक क्या होगा? मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड प्रेजेंट होगा। MHC फर्स्ट किस पे प्रेजेंट होगा? ये सारी सेल्स पे प्रेजेंट है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उन सब पे MHC फर्स्ट प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट RBC। तो RBC का कैसे पता चलेगा? RBC में कुछ अलग से रिप्रेजेंटेटर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये वो क्या होते हैं? CDK 47 प्रेजेंट होते हैं RBC में MHC फर्स्ट की जगह। और MHC सेकेंड किन सेल्स पे प्रेजेंट होगा? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करने वाली सेल्स पे MHC सेकेंड प्रेजेंट होगा। जैसे प्रेजेंट ऑन इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स कौन सी? मैक्रोफेजेस पे, डेंड्रेटिक सेल्स पे, B एंड T सेल्स पे। वहीं कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन की सेल्स होगी उसमें ये MHC, ये रिमार्क करने वाले कोई भी MHC कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी की खुद की सेल्स पे। अब हम देखते हैं कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी काम कैसे करती है। एक्शन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स, इसमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होगी? टी हेल्पर सेल्स,
टी किलर सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। ये सेल्स इसमें इन्वॉल्व होगी। इनका एक्शन कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, जैसे वायरस, सेल मीडिएट इम्यूनिटी मेनली वर्क करती है वायरसेस, कैंसर सेल, इनके लिए। तो पहले हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स करने से पहले इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी, रैपिड होता है इसका एक्शन। मैक्रोफेजेज होगी, वो क्या करेगी, मैक्रोफेजेज माइक्रोफेजेज क्या करेगी, इस पैथोजन या फिर जो भी वायरस है उसको फेगोसाइट करेगी उसका। और जिसपे क्या प्रेजेंट है, इम्यून सेल्स पे हमने बताया कि 82 प्रेजेंट होगा। मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे हमारी बॉडी पे। तो ये मैक्रोफेजेज क्या करेगी, उस वायरस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगी और इसका कुछ पार्ट, उस वायरस या पैथोजन का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी MSG सेकंड पे, कि दूसरी सेल्स को, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सेल्स है उसको बताने के लिए कि वायरस एंटर कर गया है, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कीजिए। रिकॉग्नाइज्ड बाय, फिर ये इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करेगा, MSG सेकंड वाले पे फिर जो MSG सेकंड पे रिप्रेजेंट किया है उसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टी हेल्पर सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेगी। ये मैक्रोफेजेज ये सेम यही है जिसपे ये रिप्रेजेंट किया गया है कि वायरस का छोटा सा पास। ये एक्टिवेट किसको करेगा, टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करके किसको सिग्नल प्रोवाइड करेगी, सिग्नल एक तो टी हेल्पर सेल 4 सेल्स को एक्शन देगी। किस किस को, एक तो बी सेल्स को, बी सेल्स क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और टी किलर सेल्स को, टी किलर सेल्स क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी उस पैथोजन को। और टी सप्रेसर सेल्स क्या करेगी, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ज़्यादा एक्शन को रोकने के लिए उस पैथोजन के अगेंस्ट ज़्यादा एक्शन होगा तो हमारी बॉडी की खुद की सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, इसलिए टी सप्रेसर सेल का रोल आता है वहाँ। और मेमोरी सेल्स का क्या रोल है कि वो उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी बना के रखती है। अगर नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा उस पैथोजन से तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। तो ये टी किलर सेल्स क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, जिस सेल में पैथोजन एंटर किया है उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। और उस पे ये कौन सा है, सारी सेल्स पे और कौन सा प्रेजेंट होता है, MSG फर्स्ट प्रेजेंट होगा और वायरस का कुछ पार्ट उस पे रिकॉग्नाइज होगा जिससे एंटीबॉडी उस पे एक्शन लेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर किया, फिर हमारी इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, जिससे उसने इनेट इम्यूनिटी ने MSG सेकंड पे कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट किया और फिर हमारी बॉडी में क्या एक्टिवेट होगा, टी हेल्पर सेल्स एक्टिव होगी। टी हेल्पर सेल 4 सेल्स को एक्शन देगी। सबसे पहले देगी बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगी। फिर टी किलर सेल्स, यानी किलर सेल्स क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी। और टी सप्रेसर सेल को एक्शन देगी। सप्रेसर सेल ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स को नहीं होने देगा, हमारी बॉडी के खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। और मेमोरी सेल्स उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी डेवलप करके रखेगी। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। इन्वेडिंग पैथोजन, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट एंटीजन। मैक्रोफेजेस इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ये प्रेजेंट होगी, एक्शन करेगी पैथोजन के। और MSG सेकंड पे रिकॉग्नाइज किसको करवाएगी, उस पैथोजन के कुछ पार्ट को रिकॉग्नाइज करवाएगी MSG सेकंड पे। टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड प्रोड्यूस लिम्फोकाइनेज। MSG सेकंड पे जो भी एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगी, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स की क्लोन यानी सिमिलर एक्शन करने वाली कौन कौन सी सेल्स होगी, साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इसमें बी सेल्स नहीं दी हुई है क्योंकि वो किसका पार्ट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का, इसलिए इसमें 3 ही दी हुई है, किलर सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स दी हुई है। किलर सेल्स क्या करेगी, परफॉर्म प्रोडक्शन किसका, लाइसिस ऑफ इन्फेक्टिएड सेल्स, उसको तोड़ने का काम करेगी इन्फेक्टिएड सेल्स को। और सप्रेसर सेल इनहिबिट इम्यून एक्शन, ज़्यादा इम्यून एक्शन को नहीं होने देगी। मेमोरी सेल रिमेन इन सर्कुलेशन एंड रिस्पॉन्ड टू एंटीजन इन एक्सपोजर इन द फ्यूचर, कि उसके अगेंस्ट मेमोरी बना के रखेगी अगर फ्यूचर में कभी भी एक्सपोजर हुआ तो उसके अगेंस्ट। Cellular immunity protects the body by activating antigen-specific cytotoxic T lymphocyte that can include apoptosis in the body cells, displaying
epitopes of foreign antigen on their surface such as virus infected cells which intracellular bacteria and cancer cell displaying tumor antigen। इसका क्या मीनिंग है कि हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे सेलुलर इम्यूनिटी में। वो क्या करेंगे, एपिटोप्स। एपिटोप्स क्या होता है, कोई एंटीजन का ऐसा पार्ट जिसपे एंटीबॉडी अटैच होके एक्शन करती है तो उसे एपिटोप बोलते हैं। एंटीजन पे ऐसा पार्ट होता है जहां अटैच होती है एंटीबॉडी, तो एपिटोप पे एंटीबॉडी एक्शन करेगी। इसमें एंटीबॉडी नहीं बन रही है लेकिन एपिटोप क्या कर रहा है, इसमें टी सेल्स में एंटीबॉडी के अटैचमेंट का काम नहीं कर रहा है। एपिटोप इसमें रिकॉग्नाइजर का काम कर रहा है कि पहचानने के लिए कि टी हेल्पर सेल को आगे पता चले कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है। एपिटोप इसका काम कर रहा है। एमएससी सेकंड पे एपिटोप का यूज किया है रिकॉग्नाइजर के रूप में। एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेज एंड नेचुरल किलर सेल्स अनेबलिंग देम टू डिस्ट्रॉय इंट्रासेलुलर पैथोजन। मैक्रोफेजेज एंड नेचुरल किलर सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। स्टिमुलेटिंग सेल्स टू सिक्रिएट वेरियस साइटोकाइंस, कि हमारी सेल्स स्टिमुलेट होगी, वेरियस साइटोकाइंस रिलीज करेगी। कुछ केमिकल्स है जो केमिकल्स किसे इन्फ्लुएंस करेंगे, फंक्शन ऑफ अदर सेल्स इन्वॉल्विंग इन अडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगी, साइटोकाइंस करेंगे। इट इज ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी इसका मेन रोल होता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में कैसे रोल होगा, हमने बताया एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड होते हैं। हमारी सेल्स के खुद की सेल्स होगी बॉडी की, उस पर एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड होगी। तो हम किसी भी इंडिविजुअल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुपिंग तो देखते हैं, ABO RH ये तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ एमएससी टेस्ट या फिर HLA टेस्ट भी किया जाता है। HLA की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये टेस्ट किया जाता है, एमएससी ये टेस्ट किए जाते हैं, एमएससी बोलो या HLA टेस्ट किया जाता है। उस पर वो जो दिखाए गए थे कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उनकी मैचिंग की जाती है। अगर उनमें सिमिलरिटी होगी तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा, नहीं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो उस ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी और उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए एमएससी टेस्ट भी उसमें किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो एमएससी का रोल किसमें होता है, सेल्यूलर में। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में किसका रोल है, सेल्यूलर इम्यूनाइजेशन का रोल होता है। आज के लेक्चर में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी को डिस्कस किया। आगने वाले लेक्चर में हम ह्यूमरल इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।